पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों और सचिवों को क्या दिया है मंत्र, और साथ ही आपको बताएंगे इस बैठक में किन और मुद्दों पर चर्चा हुई है। गुजरात में बारिश का अपडेट भी आपको बताएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं कोलकाता खबर के साथ। कोलकाता कांड पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। ममता ने क्या कहा, जिसके बाद बंगाल में सियासी उबाल आ गया है, आप देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान धमकी देते हुए कहा कि बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे। ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी एक रैली के दौरान ये बात कह रही थी। ममता ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बांग्लादेश है, लेकिन याद रखिए ये बांग्लादेश देश नहीं, भारत है। यहाँ कुछ नहीं चलेगा। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी उबाल आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। हिमंता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। गिरिराज सिंह ने तो ममता की तुलना तानाशाह किम जोंग से कर दी है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि यह सब बीजेपी की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने। वही ममता दीदी ने बताया, हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। हम कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, लेकिन ये जो गरीबों, हजारों गरीबों, लाखों गरीबों हॉस्पिटल में जाकर हैरास्ट हो रहे हैं, आपके लिए आप कृपया काम पे ज्वाइन कीजिए। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो देश को धमकी दे रही हैं। आपको प्रोटेस्ट से क्यों घबराहट हो रही है? और वहीं दुर्गापुर में सीपीएम के छात्र संगठन ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है, और सीपीएम की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी पर मार पिटाई का आरोप भी लगाया गया। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुई दरिंदगी के खिलाफ सीपीआईएम के छात्र और युवा संगठन ने दुर्गापुर में रैली निकाली। सीपीआईएम ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। इस दौरान बीच बचाव में आए पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव का माहौल है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। और अब बात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की है। महिला सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। पीएम मोदी ने मंत्रालयों को सौंपे हैं बड़े टास्क। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 5 घंटे तक हुई बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों के विकास पर जोर देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में 40 मिनट तक अपनी बात रखी। पीएम ने मंत्रियों और सचिवों को उम्मीद और विश्वास के साथ काम करने को कहा। पीएम ने सभी मंत्रालय को बड़े टास्क भी सौंपे हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें 100 दिवसीय एजेंडे पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में 100 दिवसीय एजेंडे पर कई मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन भी दी। मीटिंग में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर विशेष फोकस किया गया। इंफ्रा, सोशल, डिजिटल और टेक्निकल विषयों पर संबंधित मंत्रालयों से बातचीत की गई। नई रेलवे लाइनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर देने पर विचार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास का लक्ष्य दिया गया। हर घर जल और हर घर नल योजना को आगे बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया। सुदूरवर्ती राज्यों में एम्स की स्थापना करने का लक्ष्य भी रखा गया। सामाजिक क्षेत्र के लिए की गई कार्यों को लेकर भी इस बैठक में प्रमुखता से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याओं का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जनता हमें हमारे काम की वजह से चुन रही है, इसलिए अगले 5 साल तक हमें लगातार विकास करते रहना है। झारखंड जीतने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया है। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टी ने बड़े आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया। बीजेपी एक बार फिर झारखंड में भगवा लहराने के लिए पूरा प्लान बना रही है। बीजेपी ने इस बार राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपने कद्दावर चेहरों पर दाव लगाने का फैसला किया है। आदिवासी क्षेत्रों में जेएमएम को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी इस बार आदिवासी चेहरे एसटी आरक्षित सीटों से ही मैदान में उतारेगी। बीजेपी के ये चेहरे अब एसटी आरक्षित सीटों पर फाइट करते नजर आएंगे, जिनमें अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सुदर्शन भगत, गीता कोड़ा, लुइस मरांडी, सीता सोरेन, सुनील सोरेन, दिनेश ओरांव, समीर ओरांव, चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी। आदिवासी सीटों पर इसका असर दिखाई देगा। दरअसल बीजेपी को जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों से फीडबैक मिला है कि पार्टी के कई आदिवासी नेता आदिवासी जनता के बीच अपनी पकड़ का दावा तो करते हैं, पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य सीटों पर जोर लगाते हैं। इसलिए पार्टी ने अब आदिवासी चेहरों को एसटी आरक्षित सीटों से ही चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर अहम फैसला लिया है। TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को खबर दी थी कि कांग्रेस आला कमान बतौर सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा टिकट देने के हक में नहीं है, जिसका ऐलान आज प्रभारी दीपक बावरिया ने कर दिया है। कोई एमपी ने टिकट मांगी नहीं है और ये चुनाव में हम किसी एमपी को लड़वाना भी नहीं चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा है कि सीएम कौन होगा इसका फैसला हाईकमान और विधायक करेंगे। कौन सीएम का चेहरा होगा वो विधायक और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। ये सब लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने भारत पर हमले की धमकी दी है। उसने स्लीपर सेल से ट्रेनों की पटरियों को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी के निशाने पर कई हिंदुवादी नेता भी। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने ट्रेन पटरियों को उखाड़ने की धमकी दी है। आतंकी ने एक वीडियो जारी कर अपने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में ट्रेनों की पटरियों से उतारने और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा है। 3 हफ्ते पहले जारी 12 मिनट के इस वीडियो में फरहतुल्लाह गोरी ने अपने स्लीपर सेल को दिल्ली, मुंबई समेत देश के दूसरे शहरों में ट्रेनों को पटरियों से उतारने के लिए कहा था। आतंकी ने अपने वीडियो में स्लीपर सेल्स को आदेश दिया है कि उन्हें दस्तों में बंटकर काम करना होगा। फरहतुल्लाह ने भारत की ट्रेन और रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया है। उसने अपने स्लीपर सेल को कहा है कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करना होगा। आतंकी ने भारत की सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद करने को कहा है। भारतीय फौज और पुलिस के सिस्टम को भी बर्बाद करने का आदेश दिया गया है। फरहतुल्लाह ने हिंदुत्व के खिलाफ सबको एकजुट होने को कहा है। उसके निशाने पर कई बड़े हिंदुवादी नेता भी हैं। आतंकी फरहतुल्लाह की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इस वीडियो के बाद सियासत भी तेज हो गई है। फरहतुल्लाह गौरी को याद रखना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है। भारत के नागरिकों के प्राणों पर अगर किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा करेगा तो जहां भी होगा वहां घुसकर ऐसे आतंकवादियों को हलाक किया जाएगा। हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ जाती है कि रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या भारत सरकार को ये पता नहीं कि ये कौन लोग करा रहे हैं? युद्ध और दंगों से ज्यादा भारत में जितने लोग नहीं मरे, उनसे ज्यादा सड़क हादसे में लोग मौत के शिकार हुए हैं। ये बातें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कही।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक ऑडिट के हवाले से बातें कही हैं। गडकरी ने ये भी कहा कि सड़क परियोजनाओं की खराब डीपीआर के कारण ब्लैक स्पॉट की संख्या बढ़ रही है। चाहे चाइना वार हो, चाहे पाकिस्तान वार हो, वॉर में जितने लोग नहीं मरे होंगे, जितने हमारे यहाँ नक्सलाइट्स और कम्युनल राइट्स में नहीं मरे होंगे, जितने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने के कारण नहीं मरे होंगे, उस सब का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मरने वालों लोगों की संख्या ये रोड एक्सीडेंट्स में है। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के लिए ड्राइवर को नहीं बल्कि सड़क इंजीनियरिंग में गलती को जिम्मेदार ठहराया है। बड़े प्रमाण पर सेफ्टी ऑडिट रोड का शुरू किया है और इसमें अगर आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियरिंग कॉलेज IIT वालों को साथ में लेकर अगर स्पॉन्सरशिप लेकर ये करके दिखाएंगे कि ये गलती है आपकी, बहुत सी चीजें सामने आएगी और यही बेसिक कारण है कि इसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। विपक्षी दलों के संगठन यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ऑफ असम ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। UOFA ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। असम के विपक्षी दलों ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उन पर धर्म और जाति के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। असम सीएम ने हमेशा कोशिश किया है कम्युनल राइट कराने के लिए, इसलिए हम यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ने देश का महामहिम राष्ट्रपति को भी हम निवेदन करेगा ये हिमंता बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि पुलिस ने बताया है कि थाने में शिकायत मिली है, लेकिन अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बहराइच में इन दिनों भेड़ियों के आतंक की वजह से सुर्खियों में है और TV9 भारतवर्ष की टीम भी इलाके में ग्राउंड रिपोर्टिंग में जुटी हुई है। गांव वालों के बीच भेड़ियों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। बहराइच के 34 गांव के लोग करीब 2 महीने से सो नहीं पाए हैं। ऐसे ही जागकर रात काट रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जब अंधेरा होता है भेड़िए चुपके से झुंड में आते हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता है डर का साया बढ़ता जाता है। धड़कनें लोगों की ये सोचकर बढ़ जाती हैं कि उसने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की और बातें बताएं, इससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बहराइच के राजा पुल कला की है। इस वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने भेड़िया देखने का दावा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये भेड़िया दिखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद वो घने खेतों से होते हुए जंगल में भाग गया। गांव वालों की माने तो दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात भारी गुजरती है। टॉर्च और लाठी है। पासिनपुरवा गांव वालों के पास हथियार है, जहां पर सबसे ज्यादा आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। 10-12 लोगों का झुंड घर के बाहर पहरा देते हैं। रात 8 बजे से ही ये आदमखोर भेड़ियों से मुकाबले के लिए युवा तैयार हो जाते हैं। झुंड में रहना पड़ रहा है, अलग अगर रात में रहेंगे तो हमला हो सकता है। जब एक झुंड सो जाता है तब दूसरी टीम जागती रहती है। खोर भेड़िए जो हैं वो छोटे बच्चों पे ज्यादा अटैक करते हैं। बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को नींद नहीं आती। इसे लग रहा है कि किसी समय भी आ सकता है। कई गाँव में चीख पुकार मची है, मातम है, क्योंकि पिछले करीब 50 दिनों में आदमखोर भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें 8 बच्चे और एक महिला शामिल है। बहराइच के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह हाथ में बंदूक लेकर अपने समर्थकों के साथ बीते कई रात से गांव में ही डेरा डाले हुए। उनका साफ कहना है कि 3 भेड़िए पकड़ लिए गए, अगर जरूरत पड़ी तो आत्मरक्षा में गोली भी चलाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य भेड़ियों को जिंदा पकड़ना है। मुझे लगता है कि इतने सख्त निर्देश के बाद में जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं, इतने सख्त निर्देशन के बाद में अब बहुत जल्द ही हमारे क्षेत्रवासियों को इस भेड़िए से छुटकारा मिलेगा और ये भेड़िए पकड़े जाएंगे और पकड़ करके जल्दी ही ये भेजे जाएंगे। विधायक ये 3 भेड़िए पकड़े भी गए हैं और जो ड्रोन की तस्वीरें आप लोग ड्रोन के जरिए भी 35 गांवों के आसपास पूरा नज़र रखे हुए हैं, कुछ और भेड़िए भी नज़र आ रहे हैं। लगभग कितने और भेड़िए हो सकते हैं? और कहा जा रहा है कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, हाथियों की लीद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे आपके गाँव के पास पहुँचे थे ये, तो आप लोगों ने धमाका करवाया। अब कहा जाता है कि हाथी का मल और मूत्र अगर मिला करके छिड़काव किया जाए तो ऐसे जानवर जो छोटे जानवर हैं वो उस एरिया छोड़ देते हैं। अगर टाइगर का कहीं मिल जाए तो टाइगर का और अच्छा काम करता है, लेकिन टाइगर में ये वन विभाग वाले ही बता सकते हैं, उसमें कुछ बाधा है।
तो हाथी के मलमूत्र की अगर आवश्यकता होगी तो कतनिया घाट में अपने पास 2 हाथी हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। आतंकियों के ठिकाने से ग्रेनेड बरामद। आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के चैंद्रा इलाके में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। दाक्षी जंगल में सुरक्षा बलों ने 6 हाथ गोले बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को दाक्षी जंगल के सामान्य क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हवाई खेप गिराने के बारे में जानकारी मिली थी। जल्द ही सेना की 39 RR की एक टीम ने दाक्षी जंगल में तलाशी अभियान शुरू कर दिया और 6 हाथ गोले और एक हैंडसेट बरामद किया। बता दें कि 24 अगस्त को बारामूला के सोपोर इलाके में सेना के अभियान के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया था और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया था। मौसम विभाग ने गुजरात में आज लगातार 5वें दिन भी भारी बारिश का अनुमान जताया है और इन सब के बीच राज्य में द्वारका, राजकोट और वडोदरा समेत कई जिलों में हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए। वडोदरा शहर की ये एरियल तस्वीरें देखी। पूरा शहर जैसे पानी के बीच है। सयाजीगंज, अकोटा, हरनी, करेलीबाग और अलकापुरी के कई इलाकों में चारों ओर से पानी ही पानी दिख रहा है। कल चौथे दिन भी भारी बारिश हुई, जिससे वडोदरा समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात और भी बिगड़ गए हैं। बारिश थमने के बावजूद विश्वामित्री नदी का पानी रिहायशी इलाकों से बह रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विश्वामित्री नदी से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 12,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रभावित लोगों तक भोजन और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। खेड़ा में भी हालत गंभीर है। इस बीच राज्य में बारिश से 26 मौतों की खबर है। NDRF और सेना की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 17,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। द्वारका में घी नदी रौद्र रूप में दिख रही है। देवभूमि द्वारका जिले के भानवद में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। यहाँ कई इलाकों में पिछले दिनों 18 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे रावल गांव पूरी तरह से डूब गया है। दर्जनों गांव से संपर्क टूट गया है। कच्छ जिले सहित बाकी इलाकों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भावनगर से भी पुल जलमग्न होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे कई गाँव का संपर्क टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। द्वारका के पास समुद्र में एक नाव 15 किलोमीटर तक बह गई, जिसमें सवार 13 लोगों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात की ताजा बारिश में वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क बह गई। करोड़ों रुपए की सड़क तिनके की तरह बिखर गई है। टुकड़े टुकड़े में बट गई ये सड़क तहस नहस हो गई है। हाथों से आसानी से टरमैक उखड़ जा रहे हैं। सड़क एक कोने से दूसरे कोने तक बहकर आ गई है। जहां तक आप देखिए, सड़क चाक चाक हो गई है। कंक्रीट और तारकोल की चट्टानें देखिए कैसे कहीं एक के ऊपर एक चढ़ी है। पानी का वेग कितना प्रचंड रहा होगा। किनारे पर पहुंची सड़क की चट्टानें बता रही है। सड़क की दुर्गति देखिए, लोग हैरान हैं। पानी के साथ सड़क पर सूखे पेड़ भी जड़ समेत सड़क पर आकर जम गए हैं। डिवाइडर और सड़क किनारे की दीवारें भी बीच सड़क पर आ गई हैं। ये सड़क वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ती है, जो 2 दिनों की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से टूट गई। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बाद डैम से छोड़े गए पानी की वजह से ये हालात पैदा हो गए। दाभोई वडोदरा रोड पर देव और धादर नदियों का पानी हाल ही में करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क को बहा ले गया। दाभोई में रालजी गांव के पास पूरा टरमैक बह गया। सड़क की इस हालत के बाद एक तरफ की सड़क आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। भारी बारिश के कारण गुजरात में रेल यातायात भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश के कारण बुधवार को वेस्टर्न रेलवे ने 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। लगातार दूसरे दिन ट्रेन कैंसिल होने से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूरत में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। 16 ट्रेनों के कैंसिल होने से सूरत स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए। ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।